नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इंदुराज नरवाल होंगे कांग्रेस से उम्मीदवार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी से अगर हम बात करें तो योगेश्वर दत्त यहां पर उम्मीदवार हैं। इंदुराज नरवाल होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। कई दिनों के मंथन के बाद, मंत्रणा के बाद आज बीजेपी, कांग्रेस और इसी के साथ ही साथ इनेलो ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिया है। बीजेपी से योगेश्वर दत्त का नाम सामने आया। इंदुराज नरवाल होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। और ऐसे में अगर हम बात करें तो जोगिंदर इस वक्त इनेलो से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, इंदुराज नरवाल होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। आज नामांकन का आखिरी दिन और 3 बजे का समय आखिरी निर्धारित यहां पर किया गया। 3 बजे तक नामांकन हो सकते हैं और अभी तक अगर आपको जानकारी दे देते तो 14 लोगों ने नामांकन दाखिल कर लिया है। इंदुराज नरवाल होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। ये बड़ी खबर। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त और वही दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं इंदु नरवाल जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। और वही तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं जोगेंद्र मलिक जो कि इनेलो से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अगर हम बात करें तो बीजेपी और इनेलो के जो प्रत्याशी हैं वो 2019 में भी वही प्रत्याशी थे, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी में बदलाव यहां पर देखने को मिला है। स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा की मृत्यु के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में लगातार तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो योगेश्वर दत्त को और खास तौर पर आपको जानकारी दे कि इनेलो के प्रत्याशी को यहां पर मात दे सकता है। ऐसे में कई दिनों के मंथन के बाद, कई दिनों के मंत्रणा के बाद, चर्चा के बाद अब जाकर कांग्रेस से यहां पर इंदु नरवाल का नाम सामने आया है। लेकिन अब अगर हम आपको बात करें तो पिछली बार किनको कितने वोट मिले थे ये आप देखिए। कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहां पर कांग्रेस को कितने वोट मिले थे और खास तौर पर आपको जानकारी तो बीजेपी से प्रत्याशी योगेश्वर दत्त थे, उन्हें यहां पर कितनी वोटिंग प्रक्रिया जो है वो यहां पर मिली थी। और इंदु नरवाल को यहां पर टिकट मिला उसके बाद कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बस अभी इंदुराज जी नरवाल, इंदुराज नरवाल कितनी आश्वस्त हैं आप मुकाबले को लेकर? पूरे इतना समय कैसे लग गया मैम? नहीं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा हम ये भी देख रहे थे कि उधर से क्या थोड़ा होता है दूसरा सब देखना, लेकिन लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा और डिस्कशन हुई हमारी आपस में सबकी। एंड ठीक है, हुड्डा साहब ने एक अच्छा नाम दिया है, नौजवान है और हम सब उसको कंसेंसस कैन। और अब आपको बताएंगे कि 2019 में किस पार्टी को कितनी वोट परसेंटेज यहां पर मिले थे। अगर हम बात करें तो लगातार तमाम तैयारियों के बीच में जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो आखिर क्या वोटिंग परसेंटेज थी ये देखिए आप। उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण हुड्डा पार्टी कांग्रेस है और वोट 42,300 से अधिक यहां पर उन्हें वोट मिले थे। और योगेश्वर दत्त जो कि बीजेपी से प्रत्याशी थे 2019 में, उन्हें यहां पर वोट मिले थे 37,530। भूपेंद्र मलिक जो कि पार्टी जेजेपी से यहां पर प्रत्याशी थे, उन्हें 32,419 वोट यहां पर मिले थे। अगर हम बात करें नरेश जो कि बीएसपी से यहां पर प्रत्याशी थे, उन्हें 3,277 वोट यहां पर मिले थे। जोगिंदर जो कि इनेलो से यहां पर पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें वोट मिले थे 3,137। और सत्यनारायण जो कि एलटीएसपी से पार्टी से यहां पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उन्हें यहां पर वोट मिले हैं 2,381। तो ये वोटिंग जो है, ये जो वोट है वो यहां पर मिले हैं हर एक प्रत्याशी को। किस पार्टी से जो प्रत्याशी खड़े हुए थे आखिर उन्हें कितने वोट मिले 2019 में, क्या यहां पर जो समीकरण है वो देखने को मिले थे, इसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। श्री कृष्ण हुड्डा ने यहां पर जीत हासिल की थी, लगातार 3 बार से यहां पर विधायक बनते हुए हैं। लेकिन ऐसे में बड़ौदा सीट को लेकर क्या हलचल देखने को मिल रही है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। 2019 में क्या थी स्थिति, इसकी जानकारी हमने आपको दी। और
अगर अब हम बात करें तो 2019 में कुल कितने मतदान हुए इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वो भी ग्राफिक्स के जरिए। अब आप देखिए यहां पर 1,77,991 वोटर्स हैं। पुरुष की अगर हम बात करें तो 98,585 हैं और महिलाएं की अगर हम बात करें तो यहां पर 69,406 यहां पर महिलाएं वोटर्स जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि 1836 सर्विस वोट भी है। तो ये तमाम जो अपडेट है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 2019 में ये वोटर्स जो है वो यहां पर देखने को मिल रहे थे। कितने महिला कितने पुरुष वोटर्स हैं इसकी जानकारी लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं और पिछली बार किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले थे उसकी भी जानकारी हमने आपको दी। इस वक्त अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ौदा सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि वहां पर कांग्रेस का गढ़ उसे माना यहां पर जाता है और लगातार 3 बार से वहां पर श्री कृष्ण हुड्डा लगातार वहां पर जीतते आए और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार अपनी साख बचानी बेहद जरूरी भी होती है क्योंकि लगातार हमने आपको सुनाया भी कि किस तरीके से आम जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि यहां पर बीजेपी ने ही कार्य किया है और बीजेपी लगातार कार्य करती रही और योगेश्वर दत्त को यहां पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि तमाम जनता उनका सपोर्ट करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में बड़ौदा सीट पर क्या चल रही है हलचल और किस तरीके से वहां पर तमाम तैयारियां हुई इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। बड़ौदा ग्रामीण विधानसभा सीट है, 19.54% जनसंख्या पिछड़ी जातियों की विधानसभा क्षेत्र के यहां पर आबादी जो शिक्षित है वो यहां पर कितनी है तो उसकी जानकारी हमको दें। 89.12% यहां पर आबादी शिक्षित है और ऐसे में तमाम तैयारियां तो यहां पर हो ही रही हैं, लेकिन बड़ौदा सीट का क्या है हाल और किस तरीके से आप जान सकते हैं बड़ौदा सीट को इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि बड़ौदा ग्रामीण विधानसभा सीट है। एक तो ग्रामीण क्षेत्र पूरा, वहां पर तमाम किसान वहां पर रहते हैं और किसानों का ही वर्चस्व खासतौर पर वहां पर देखने को मिलता है। 19.54% जनसंख्या पिछड़ी जातियों की है। विधानसभा क्षेत्र की यहां पर 89.12% आबादी शिक्षित है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी फीसदी जो शिक्षित आबादी है वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करने को लेकर तत्परता से यहां पर कार्य करेगी। और इस बीच में आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के बारे में आखिर वो इस वक्त क्या कर रहे हैं और पहले क्या कर रहे थे। अब देखिए फ्री स्टाइल रेसलर हैं योगेश्वर दत्त, कई बार भारत देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। 2014 में इंश्योर गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसी के साथ ही साथ 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया है। अपने आप में बेहद दिलचस्प कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलते हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक में 60 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में 60 किलोग्राम में गोल्ड मेडल हासिल की थी। 2006 में एशियन गेम्स में दोहा में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने हासिल किया था। और ऐसे में अगर हम आपको जानकारी दें तो राजनीतिक दांवपेच भी अब सीख चुके हैं। और अब सीधे रुक करते हैं बड़ौदा, जहां पर तमाम बीजेपी के नेता किस तरीके से भाषण दे रहे हैं और तमाम जनता से बातचीत कर रहे हैं इसकी जानकारी हम आपको देंगे और वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए थे। एक समय संकट का झेलना पड़ा था। उन्होंने जो जीवन के पहले 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनावों को हरा के तीसरा जो चुनाव लड़ा वो चुनाव था भालुड़ के चौधरी लाल चंद जी की मृत्यु हो गई थी, जो ज्वाइंट पंजाब के उस समय मंत्री थे। आया था पंजाब के मुख्यमंत्री थे। चौधरी छोटूराम ने बाई इलेक्शन लड़ा रोहतक से चौधरी लाल जी की खाली हुई सीट के ऊपर और मंत्री बने पंजाब में। पंजाब में जब मंत्री बने और ये जो कानून था किसानों के बारे में चौधरी छोटूराम ने जब बनाया था, जब उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिला वो लोगों ने जिताया और एक नारा दिया था कि मेरे देश के लोगों, मेरे प्रदेश के लोगों, रोहतक के लोगों, रात में हिस्सा करना सीख लो। चौधरी छोटूराम ने कहा था रात में हिस्सा करना सीख लो। बाई इलेक्शन लड़ने के बाद ये नारा दिया था। तो आज स्टेज के माध्यम से इस शुभ अवसर पर जब आई
योगेश्वर दत्त पहलवान का नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है। उपचुनाव है। अपने हल्के के लोग जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि रात में ऐसा करना सीख लियो लोगों, रात में ऐसा करना सीख लियो, ये बात कहूंगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा, जो किसान पर जो समिति बनी थी और उसमें वो लगातार पूरे हरियाणा में घूमे थे और अपनी राय फिर उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने रखी थी। हमारे लगातार भिवानी से सांसद धर्मवीर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और वो भी हमारे बीच में बात रखें। माननीय धर्मवीर जी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय धनखड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी और जसपा पार्टी के सभी नेता साहबान, सभी सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत समय आप बैठे हो, चाहे ऊपर बैठने वाले हो या नीचे कुर्सियों पर बैठे हो, ये सारे या तो चुनाव लड़ चुके हैं या जीत चुके हैं या लड़वाते हो। आम पब्लिक नहीं है, तो सारे के सारे वो हैं जो कम से कम 10,000 वोट लेकर साथ चलते हैं। और क्योंकि ये चुनाव आपने इतने ज्यादा वोटों से जीतना है, जसपा और भाजपा के दोनों वोट पीछे मिला लो तो आप बहुत अंतर से आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी बात बता रहे थे, कांग्रेस पार्टी के बारे में तो लोगों को यही नहीं पता चुनाव लड़ रहा है, लड़का है या लड़की, पता ही नहीं चला। इसलिए आप में मुझे मुकाबला नजर नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब आपके लोकप्रिय सांसद जो लगातार यहाँ मेहनत कर रहे हैं, वो भी 2 सवाल हमारे बीच में करेंगे। माननीय रमेश कौशिक जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे पार्टी के अध्यक्ष धनखड़ साहब, भाई रामलाल शर्मा जी और मेरे बहुत ही अच्छे साथी हमारे मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री, हमारे प्रदेश के मंत्री और सारा मंच जो यहाँ पर है, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सारे जो पार्टी की रीढ़ हड्डी है, पार्टी इन्हीं के बेस पर चुनाव जीती है। मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं तो फिर भी आपके बीच में लगातार रहना है, आज बाहर से हमारे बहुत साथी हैं, वो भी आपके बीच में बड़े विचार वो सारे रखेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव बड़ौदे हल्के का पार्टी से ऊपर उठ के ना तो इससे कोई सरकार बदल रही है, ना और एक ही बात है कि हम बड़ौदे हल्के के विकास के रास्ते पर कैसे ले जा सकते हैं, और उसी काम लगे हुए हैं। आज बड़ौदा में दो नेशनल हाईवे है, IIMT की घोषणा की है, 2 महिला कॉलेज और एक जनता पुराना यूनिवर्सिटी, इस तरह से विकास का रास्ता हमने दिया और लगभग 100 करोड़ रुपए पंचायतों के काम के, 100 करोड़ रुपए पीने के पानी और दूसरे रोडों के काम के, जो कहते हैं पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ पहले था जब हमारी सरकार आई, पीने का पानी नहीं था और हमने वो काम शुरू करके अगले साल तक कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें पीने की पानी की समस्या रह जाए, लोग उससे हमने समस्या हल की। रोड है, दूसरा है और सोनीपत से जो ग्रीन हाईवे आया है वो पूरे हल्के से कवर करके जा रहा है। इसके साथ साथ ये पहला एग्जाम्पल है कि गोहाना से जींद पूरा हल्का कवर होता है, 2 नेशनल हाईवे आपके बीच से जा रहे हैं। चाहे ट्रेन की बात थी, सोनीपत गोहाना जींद पूरी करना और 3 ट्रेनें चलाना। मैं एक बात कहता हूँ कि विकास का रास्ता है, सरकार का साथ दे और हम जो अपना इलाका बार कहते हैं पिछड़ा हुआ है, जिनकी वजह से पिछड़ा हुआ है, उनके बकावे ना आकर इस बार विकास का रास्ता चुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बड़ी सीधी सी बात हमारे बीच में रखी।
अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में रामचंद्र जागरा जी, जो हमारे पूर्व पिछड़ा आयोग के बोर्ड के चेयरमैन भी थे और आज राज्यसभा सांसद भी हैं, और जिन्होंने गोहाना से चुनाव लड़ा कि वो आए और 2 मिनट वो भी अपनी बात रखें। माननीय रामचंद्र जी जांगड़ा। मंचासीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओंकार धनखड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता पूर्व मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, भाई कृष्ण बांगड़ जी, हमारे सांसद रमेश कौशिक जी, धर्मवीर जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई मोहनलाल बड़ोली जी, जजपा के जिलाध्यक्ष हमारे पदम सिंह राणा जी, दैया जी, और लगातार काफी दिनों से आपके बीच में रह रहे हैं और पूरे हल्के के काम को संभाले हुए हैं। हरियाणा के अंदर कृषि मंत्री मेरे बहुत ही पुराने मित्र श्री जेपी दलाल जी, जो हमारे चुनाव के सारे प्रभारी हैं, और मंचासीन भाई पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार जी आए हैं। सभी मेरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों और सामने उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भाई योगेश्वर दत्त को पुनः चुनाव मैदान के अंदर उतारा है। मैं लंबी बात न कह के एक ही बात सभी कार्यकर्ता साथियों को और सभी मेरे राजनीतिक नेता साथियों को भी कहता हूं, ये योगेश्वर दत्त राष्ट्र की धरोहर है। पहलवान और सैनिक किसी जाति का नहीं होता, किसी वर्ग का नहीं होता, किसी इलाके का नहीं होता, किसी क्षेत्र का नहीं होता। जब ओलंपिक में कोई भारत का खिलाड़ी मेडल जीतता है तो कोई ये नहीं कहता कि बैसवाल कला के एक ब्राह्मणों के लड़के ने मेडल जीता। पूरा देश ये कहता है कि भारत के एक सपूत ने ओलंपिक के अंदर एक मेडल जीता। भारत माता का पुत्र कहलाता है। इसी प्रकार कोई सैनिक अगर राष्ट्र की रक्षा करते हुए शहादत देता है तो कोई ये नहीं कहता कि फलाना जात के लड़के ने शहादत दी या ब्राह्मण के लड़के ने शहादत दी या ठाकुर के लड़के ने शहादत दी। हर आदमी जुबान पर की बात होती है कि भारत माता का एक सपूत आज राष्ट्र के काम है, राष्ट्र की रक्षा के लिए उसने अपनी शहादत दी। इसलिए सैनिक और खिलाड़ी कोई जाति विशेष का नहीं होता है, कोई क्षेत्र विशेष का भी नहीं होता है, कोई वर्ग विशेष का भी नहीं होता है। सैनिक और खिलाड़ी ये राष्ट्र की धरोहर होते हैं और बड़ौदा के चुनाव के अंदर एक राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर ओलंपिक जैसे को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार के एक नए राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और इसके साथ साथ ये बड़ौदा के विकास को लेकर इतिहास रहने वाला एक युग होने वाला है कि आगामी 4 साल का समय मनोहर लाल की कलम और योगेश्वर दत्त की सिफारिश बड़ौदा को नया रूप देंगे। मैं सबके साथ आप सारे कार्यकर्ता बंधुओं को धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जागरा जी। हमारे बीच में माननीय लक्ष्मण यादव जी पहुंचे, विधायक का विनम्र स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे संजय सिंह जी जो सोहना से विधायक है वो भी पहुंचे हैं, उनका भी जोरदार स्वागत है। अब मैं अनुरोध करूंगा जब भारतीय जनता पार्टी और जसपा के गठबंधन की तरफ से यहाँ पर चुनाव का पूरा काम देख रहे हैं, हरियाणा में कृषि मंत्री माननीय श्री जेपी दलाल जी से कि वो भी आए और 2 बात हमारे बीच में रखे। एक बार जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, जसपा भाजपा गठबंधन, जसपा भाजपा गठबंधन, वंदे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, मेरे भाई केंद्रीय मंत्री
डॉक्टर कल्याण साहब, जजपा से राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मंगल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता रामविलास जी शर्मा, मंचा सिंह सारे, मेरे साथी विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद और भारतीय जनता पार्टी और जजपा के जितने भी योद्धा हैं मेरे सामने बैठे हुए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ भाई, जीत की खुशबुआनी शुरू हो गई है आप देखते हुए। आपका लोगों के अंदर बड़ी भारी इच्छा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार है गठबंधन की, वो आपका विकास करने के लिए तैयार है। और ये इलाका जो पिछली गलत विधायक चुनने की वजह से पिछड़ गया था, उस गलती को सुधारना है। और पहली बार यहाँ कमल खिलेगा, बड़ी बनाई सरकार के अंदर लोगों का हिस्सा होगा। और जिस ढंग से विकास की घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की हैं और घोषणाएं की हैं, ये सारे काम मंजूर करके फाइनेंस से टेंडर करवा दिए हैं। चाहे वो कॉलेज की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे आईआईटी बनाने की बात हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो, और पीने के पानी की 100 करोड़ रुपए की ज्यादा योजनाएं, 60 करोड़ से ज्यादा योजनाएं, पंचायत के अंदर पैसा देना, 70-80 करोड़ रुपए के यूटिलिटी और मार्केटिंग कोड में पैसा देना। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप आने वाले वक्त में जिस तरह से गुड़गांव एक गांव होता था, आज अंतरराष्ट्रीय शहर बन गया, उसी तरह से विकास की वजह से गोहाना भी एक अंतरराष्ट्रीय शहर हो जाएगा। जिस तरह से कर रहे हैं, आईएमपी आ रहे हैं और लोगों को समझ आया है कि ये जो झूठे नारे देने वाले लोग ये कभी विकास नहीं करते। आज जो है विकास की चाह है लोगों के अंदर, बहुत षड्यंत्र के, कभी किसानों को गुमराह करने की कोशिश की, कभी जात बिरादरी का इलाहाबाद का नारा दिया, लेकिन हमने जो कैंडिडेट दिया है, जिसके पीछे सारे देश के खड़े लगे हुए हैं, बड़ा लड़के की इच्छा थी, उनकी मांग पर सर्वे कराकर सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार भाई योगेश्वर दत्त दिया है। और ये भारत माता का सबूत है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है। पहली बार इतना आगे बढ़ाया है खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल से थोड़ा सा चूक गए, लेकिन अच्छे ओलंपिक में मेडल डाला। कोई भारत के लिए खाली रहती झोली, उसको भरने का किया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बड़ौदा हल्का पूरी बाजी लगाकर, जोर लगाकर भाई योगेश्वर को ऐतिहासिक दिलाएंगे, रिकॉर्ड तोड़ से जीत बनेगी। मैं आपको पहले ही बधाई देता हूं और लेकिन ये कहता हूं कि दुश्मनों को कभी कमजोर नहीं समझना। हर आदमी आखिरी घंटे तक जब तक लड़के अपने जो आपसे संपर्क के आदमी हैं, अपने समर्थक हैं, कोशिश करके, क्योंकि दुश्मन जात पात इलाकावाद भाई बचावाद की राजनीति करते आए हैं, उनके पास विकास की योजनाएं नहीं है। और उनको आपने एक जवाब देना है कि ये भारत माता का सबूत, बड़ौदा का सबूत, भारतीय जनता पार्टी ने जो इस चीज को टिकट दी है, इसको जिताए और सारे देश के अंदर एक भावना पैदा की है कि जो भारत के लिए इतना तरक्की के काम करेगा, भारत के लिए मेडल लेके आएगा, उसको हम अपनाते हैं। इतनी बात के मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जेपी लाल जी का। अब मैं आपके बीच में अनुरोध करना चाहूंगा, जो लगातार 24 घंटे संगठन और पार्टी के लिए काम करते हैं, और जब वो कृषि मंत्री थे तब भी वो किस प्रकार किसान का भला हो, कहीं पर मुर्रा नस्ल भैंस की कैटवॉक, तो कहीं पर पशु मेले, तो कहीं पर ट्रैक्टरों के ड्रोन निकालने, इस प्रकार की तमाम योजनाएं देने वाले
और भारतीय जनता पार्टी के पुराने संगठनकर्ता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोहर प्रकाश धनखड़ जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री दिल्ली से पधारे। अरे दिल्ली से तो क्या है, यमुना से पार करते आपका इलाका आ जाता है। हरियाणा में हरियाणा में जाए, ऐसे हमने तो इनकी में मान्यवाची दोनों तरह करनी पड़ती है, मंत्री के नाम की भी और रिश्तेदारी भी। ऐसे संजीव बालियान जी बहुत ही पार्टी के वरिष्ठ नेता जितने भी हम यहाँ मंच में हैं, जिनका उंगली पकड़ के हमने राजनीति में काम किया, ऐसे आदरणीय रामविलास शर्मा जी, केसीसी बांगड़ जी, पदम दहिया जी, जेजेपी की टीम जो हाजिर है वो, और इस इलाके से कभी कभी एक इलाके से एक सांसद होता है और इस इलाके से अब दो सांसद हैं। रामचंद्र जाड़ा भी हमने गोहाना लड़ाया था, मैं की बजाय वो भी गोहाना का माना जाता है, और रमेश चंद्र कौशिक जी दो सांसद एक राज्यसभा एक लोकसभा। ऐसा मौका भी कभी किसी इलाके को लगा है। एक राम जी आप पुरानी बात जानते हो सारी, ऐसा मौका मिलना कोई आसान नहीं होता। इस इलाके को प्रकाश जी दो सांसद रखे। इस मौके पर उपस्थित मेरे साथी पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार जी और रणबीर गंगवा जी, हमारी पूर्व मंत्री बहन कविता जैन जी और शमशेर खड़का जी, पूर्व सांसद कैलाश सैनी जी, यहाँ के जो हमारे जिला अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, और आज हमारी बड़ी टीम यहाँ पर विधायकों की, सांसदों, नेताओं की सारी है। सब समय पदम सिंह का नाम ले चुका, बाबा साहब का ले चुका, जो ये सारी बीजेपी की टीम जो आपके बीच में है, ये एक ही सपना अपने दिल में लेके आई है कि बड़ौदे के हल्के का विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। आज इस साथी का तो बड़ी खबर आपको बताया, कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही आप सुन भी रहे थे, अलग अलग दावे वादे किए जा रहे थे। कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। अलग अलग प्रत्याशी अब जो उम्मीदवार हैं सामने आ चुके हैं और बड़ौदा का उपचुनाव और ज्यादा ऐसे के साथ रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज, जिसके साथ जोगिंदर मलिक, किन्नौर से उम्मीदवार योगेश्वर, बीजेपी से एक बार फिर से उन पर बीजेपी ने दाव लगाया है और काफी दिनों से अपना कैंपेन भी वो फेसबुक पर चला रहे थे, काफी ज्यादा चर्चित नाम भी। ऐसे में आपको अपडेट ये दे रहे हैं कि इंदुराज नरवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने भरा नामांकन। बीजेपी अगर बात कर ली जाए, योगेश्वर दत्त पर दाव लगाया गया इस बार बड़ौदा उपचुनाव को लेकर। कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके साथ आपको बता दें कि अलग अलग पार्टियों से नामों का ऐलान हो चुका है। हमारे रिपोर्टर लगातार हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं, अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। मैदान में डीएसपी की नौकरी छुड़ा ले रहे थे भाई, और ऐसे आदमी को जिसको खिलाड़ी
से मैदान में उतारा अब उसकी अगली अब डीएससी वाली पेंशन को हमने दी। अब अगली पेंशन की जिम्मेदारी थारी है नहीं है? रामलला जी आपको याद है हमने सुखराम चौधरी उसको जेई की नौकरी चुका के चुनाव लड़वा दिया। कृष्ण मिजाज लोगों में गया, लोग पेंशन हुई सुखराम निबला जी बात हो रही है आप बनवास को अगली लोगों ने आशीर्वाद दे के बनवा दी। अरे डीएससी वाली तो रहेगी बुढ़ापा पहले लोगों का अगला वक्त सुधारो और इसकी कम से कम एमएलए वाली पेंशन और सूद पे बैठ जाते और ऊपर वाली पेंशन है जिसको किसी का दिया, किसी का बलिदान, किसी की कुर्बानी इस आदमी ने पहलवान के नाते दिया। और इस बात में जब हमने चुनाव लड़ने की बात कही तो एक मिनट में इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गया। मेरी पार्टी एक ही बात कहती है, ठीक है मत हो डामाडोल और जो यहाँ क्या कहता है उसकी कीमत होती है यहाँ अनमोल। जो लगन के साथ धैर्य के साथ पार्टी के काम में लग जाता है, पार्टी उसका ख्याल रखती है, उसका संभाल रखती है। भाई हमने अपना काम कर दिया, अगला काम जनता का है आशीर्वाद देने का। अब बड़ौदा की जनता की बारी है। हमने जिस आदमी को नौकरी छुड़ा के चुनाव लड़ा था फिर से मैदान में जन्मे और सारे खिलाड़ियों ने, सारे अर्जुन अवार्डियों ने, सारे खेल रत्नों ने मुझे दुनिया भर के खिलाड़ियों के फोन केवल हरियाणा से नहीं देश भर से आए थे। खिलाड़ी देश के मान सम्मान है धनखड़ साहब, बिल्कुल ठीक बात है और इसलिए हम भी आपके फैसले के साथ खड़ा होना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल हम खिलाड़ियों का मान सम्मान सबसे ऊपर रखेंगे क्योंकि ये हरियाणा ये खुशी का अखाड़ा है सारा का सारा। ये दंड है हमारा आन बान शान या तो हमारे सैनिक होते हैं या हमारे खिलाड़ी होते हैं। हम खिलाड़ियों पर सदा से नाराज करते आए। ठीक करे थे रामलला जी, ठीक करे थे काका जी, ढाला पहलवान बचपन से जब हमको छोटे थे, जब हमको बड़ी उम्र में देखा था, लेकिन सारा गांव ये कहा करता था कि ढाला पहलवान को पूरा गुआंढ 36 जात घिर दिया करती थी। ये जमाना इसी हरियाणा का है, ये इलाका इसी हरियाणा की ये रिवाज है कि सारा का सारा इलाका पहलवान को मिलकर बनाता है। इस बार इसाड़ा घी इसाड़ा बोल पिपा फिर से एक बार इस कुश्ती में भी पहलवान हम तेरे साथ है, ये कुश्ती भी लड़ जा और बड़ौदे के विकास की कहानी को आगे बढ़ा। भाई पार्टी दूसरी भी आऊंगी, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, खजाने की चाबी 4 साल तक आप लोगों ने हमारे को दे रखी है। इतने मंत्री गए तो उठ गए हैं नमस्ते कर करके, कैबिनेट की बैठक के सामने 5 बजे अनुमति ले रहे हैं भाई साहब ले जाएं। दूसरी पार्टी का मन सकेगा मंत्री के बिना ग्रांट नहीं मिल सकती। दूसरी पार्टी का मन सकेगा, सांसद इतने नहीं मिलेंगे जितने सांसद यहाँ बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान उनके पास कौन पाओगे, सारे उतरोड़ पाओगे। यो साल में उतर गया था, यो साल में उतरोड़ आदमी ग्रांट नहीं दे सकता है। ये शाने लोग ये ढंगे अंदर क्या करता है, बोला 3 चीज पक्की चाहिए, डॉक्टर पक्का चाहिए। अगर आज जो कहो कि मैं धनवंतरी से इलाज कराऊंगा, लुकमान से इलाज कराऊंगा, इलाज नहीं करा सकते। एक तो भाई एक के जो डॉक्टर उन्हें पाना पड़ेगा, दवाई उन्हें देनी पड़ेगी हैं। कोई लड़की यूं कहे मुझे तो भीम बड़ा प्रिय है और कहे मुझे कृष्ण बड़ा प्रिय है, फलाना बड़ा प्रिय है और मैं उसी से संतान चाहूं तो भाई वक्त का पति चाहिए। इष्ट देव हो सकता है, आराध्य देव हो सकता है, संतान चाहिए और पति चाहिए और काम करना है तो राजा वक्त का चाहिए। पुराने राज्य का कोई कहे मैं चकवा बहन से फैसला करा लो, विक्रमादित्य से फैसला करा लो, मैं 10 साल 15 साल पुराने मुख्यमंत्री से विकास करा लो, भाई एक बाठा नहीं ला सकता। काम कौन करेगा,
जिसके पास वक्त की खजाने की चाबी है। और आज वक्त के खजाने की चाबी देसी नरेंद्र मोदी के पास है और हरियाणा की भी बीजेपी के पास है, मनोहर लाल के पास। खजाना हम खोल सकते हैं इस इलाके के। बाकी पार्टी आएगी क्या बात करेगी, उसको हम ये कहते हैं वह करेंगे केवल वाणी सेवा, न्यू कर दिया, लेकिन 4 तारीख को अच्छे पाओगे नहीं के कर दिया, क्यों करने तो सही 24 तक दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि 24 तक का काम आपने हमको सौंप रखा है। 4 साल है और 4 साल बड़ौदा को बदलता हुआ देखेंगे, विकसित होता हुआ देखेंगे। ये बड़ौदे के विकास का वक्त है, ये किसी के इस प्रकार के वक्त नहीं है कि हम केवल इस बात पर वोट डाल दें। चुनाव किस बात पर होता है, केवल और केवल विकास की बात पर चुनाव होता है और ये विकास का वक्त है। कैंडिडेट देख लो भाई, मेरा कैंडिडेट तो अमेरिका में पिछड़ने वाले हो और हमारी पार्टी का कैंडिडेट भाई। दूसरी बात, विकास की खजाने की चाबी और क्या चाहिए होता है। मैं जब अमेरिका में था एक बात और कई लोगों ने, नरेश कौशिक जी बड़ी कसूती बात की एक आदमी ने बोला ये राहुल और मोदी के बीच में फैसला करना खतरा आप नहीं पता चुनाव कराना पड़ेगा। अरे ये मान लो इतना बढ़िया कैंडिडेट, विकास गारंटी पहले विकास। अरे यूनिवर्सिटी जनता विद्यालय इतना पुराना ख्वाब था इस इलाके का, कभी हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब किया था हमारी संतान ने पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक लगा के पसीना लगा के इस कॉलेज को बनाया था। मैं जब कृषि मंत्री बना मेरे पास कमेटी आई थी, आप सबको याद है, और आप लेके आए थे उस कमेटी को, बोला यहाँ ये का कॉलेज दे दो। मैंने पहली कलम से वहाँ ये का कॉलेज दिया था। जब मैं बोले धन्यवाद करना है यहाँ जाओ, मैं कॉलेज में गया, बोला पशुओं के एक्सरे की मशीन दे दो। ऐसा इलाका जो पशुओं की चिंता करता है, मैंने कहा लो पशुओं की एक्सरे की मशीन आप आज यहीं पर लेके जाता। और आज जब हमारी सरकार आई तब ये कहा कि भाई इसको यूनिवर्सिटी बना दो। मैंने कहा ये आकांक्षा है इस इलाके के मुख्यमंत्री जी, इसको विश्वविद्यालय बनाया जाए। और जब कॉलेज की बात चली, भैंसवाड़ा वाले नारे चल रहे, बड़ौदा वाला नारा ला रहे, सीएम साहब बोले ओम प्रकाश के करूं, बड़ौदा करूं, भैंसवाड़ा करूं, दोनों कर देने की दिक्कत है। दो कल के में एक साथ जगह में और कहीं ग्रीन एक्सप्रेस वे, कहीं दूसरे एक्सप्रेस वे, और गांव की चौपाट के लिए पैसा, गली के लिए पैसा, ये सारे सरपंच खड़े मेरे पर इकट्ठे हो आए थे। बोले हमारे सरपंचों का खाता आना चाहिए, हमारे सरपंचों के खाते में गिरा दे, ये बीजेपी की सरकार है, तुम चुनाव को संभाल लेना। ने बोले आप विकास की जिम्मेदारी हमारी लगाओ, एक ईंट ऐसे लगाएंगे कि लोग आपको बड़ाई करेंगे, आपको वोट देंगे, चाहे घड़ी बढ़ाना है, चाहे लिंगात बनाना है, चाहे चौपाल बनाए पाए, योगेश्वर जी सारा आए। चलो अगर तुम्हारी ये बहाना तो तुम्हारे खाते में से सारा विकास कराएंगे हम। इस प्रकार के ग्राम पंचायत का जो अधिकार होता है, जो स्थानीय स्वशासन की इकाइयां होती हैं, उनको मजबूत करने का काम हमने करना है। भाई एक बात और कहूंगा, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी जिक्र किया, कई दिन पहले एक पार्टी ने नारे लाने शुरू किए, निबला मंडी नहीं चलेगी, एमएसपी पर नहीं बिकेगा, खराब बाजार एमएसपी पे बिक रहा है। बोलो भाई बिक रहा है, हरी चीज भी है, मंडी में बेचा है, मन ने तो फिर गाना गा दिया, मंडी में चलेगी, एमएसपी भी और फट पड़ गया। ये जो झूठ बोल रहे हैं, हम इस सरकार के अंदर बैठे हैं, किसान के कृषि भी बन कर बैठे हैं, किसान की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। हम लोगों ने सड़क पे लड़के ये कांग्रेस के लोग जिस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को 6 साल तक पानी नीचे दबाए बैठे थे, ये हुड्डा की रिपोर्ट को, हुड्डा की रिपोर्ट को जो 4 साल तक पैरों नीचे दबाए बैठे थे, जो 10,000 की घोषणा भूपेंद्र हुड्डा गोहाना में करके गया, उसकी फाइल नहीं आज गोहाना में कह रहा हूं, जो 12 में वादा किया। हम इस किसान के बेटे हैं, तुम्हारी लड़ाई सरकार के अंदर लड़ते हैं, एक दाने की गिनती कराना हमारी जिम्मेदारी है। हमने कहा मोदी जी पिछली बार 12,500 करोड़ रुपए में जीरी खरीदी गई थी, मोदी जी ने कहा ओम प्रकाश 14,000 करोड़ रुपए लग जाए, एक दाना जीरी का खरीद लो, मैं पैसे दे दूंगा। हमने कहा मोदी जी
650 करोड़ बात करके लगे थे, 31 लाख क्विंटल आया था, 40 लाख आ गया तो बोला ओम प्रकाश से 45,000 मिला है किसानों के लिए। कितना भी होगा एक बाजरे के देंगे। कपास की डिस्ट्रेस सेल हो रही थी, हम गए समवर्ती रानी पे गए मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कपास भारत सरकार आके यहाँ कपास खरीदेगी, खरीद रहे हैं एक दाना, ऐसे आगे खरीदेंगे। जिम्मेवारी है, ये मंच ऐसे नहीं है, ये मंच किसानों के पेटों से सजा हुआ मंच है। हम इस बात के ट्रस्टी हैं, हम जिम्मेदार हैं इस बात के, जिंदा हैं तब तक जिम्मेदार हैं, झूठ मत फैलाओ। मैंने कहा सुखदेव सुरजेवाला को, मैंने कहा राहुल को भी, मैंने कहा दीपेंद्र को, अभी तुम भी जियोगे 20 साल, हम भी जिएंगे 20 साल। ये एमएसपी हुए आवेगा, बड़े क्या होगा तुम ये बता दो। मंडी के सामने घूंघट काट के लटा करोगे, ये एमएसपी नहीं रुकना, ये मंडी नहीं रुकनी, ये खरीदारी ऐसी होनी है। किसान के बेटे उसके अंदर है, संजीव पल्लड़ वहाँ है, कैलाश चौधरी वहाँ है, एक आदमी में नरेंद्र तोमर सच्चे किसान का बेटा है, गवाही बेटा, इनका हाथ से कोई कलम गलत नहीं चली। एक बात ऐसी कहते हैं कि किसान जो है और जोड़ बात पे राजनीति करें, कहते हैं इसमें लिख दो कि मंडी के बाहर भी एमएसपी पे खरीदा जाएगा। बात सुनने में बहुत सोने लगे, मनने में भी सुनने में बहुत सोने लगी, तो एडवोकेट है, करवा जो है इस बात को समझ सकता है। अगर आज में बाजरा 2150 हम खरीदेंगे, उस समय में बाजरा महंगा रहेगा मंडी में, लेकिन जब बाजरे की भारी खरीद हो जाएगी तो बाजरे का भाव नीचे आ जाएगा ना, उतना रहेगा जितना हम ले रहे हैं। और जब हम उल्टे बोझ बेचेंगे, क्योंकि हमने कोई सरकार की तरफ मुर्गा फार्म तो बनाने रखे, वापिस ही बेचते हैं, किसान को भाव देने के बेचते हैं खासा जी। जब उल्टे बेचेंगे तो डाउन होगा। और मान लो किसी व्यापारी ने बाजरा लेना है, मेरे पर लगा दी 150 और मंडी 1200 है, ऑफ टाइम पे तो कहां से लेगा? अगर बंदे ने 10 क्विंटल बाजरा रखा हो तो मेरा लेना होगा, वो कहेगा सजा करो होगा ओम प्रकाश मेरी, तेरे आड़े तो शस्त्र लगा रखी है कानून में, 21 से 50 तक कम लेना और मंडी पे कोई शस्त्र है नहीं। बताओ भाई सुरेंद्र पुनिया, फिर देगा कोई डरा? तो भाई ये इसी तरह की बात सरसों में बढ़ जाएगी। सरसों हम खरीदेंगे जब तो महंगी, और जब सरसों हम बेचेंगे जब सस्ती हो जाएगी। और किसी भाई ने अगर घर रख रखी हो 10-20 क्विंटल, वही जो सोच के भाव बढ़ जा, और शर्त लगी भाई एमएसपी से कम नहीं ले सकता। अगर मंडी में 1000 रुपए सस्ती है, ट्रेडर में 1000 रुपए सस्ती है, तो संदीप देशवाल लेगा कोई नहीं, फिर कोई नहीं ले सकता। ये बात कहने में जो किसी सुंदर लगती है, ये फंसा देगी हमको। हम भी इस बात के पक्ष हैं किसान को अच्छा भाव मिले, लेकिन सरकार की गारंटी है कि एमएसपी पर खरीद मंडियों में जैसे पहले करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। बढ़ एमएसपी देंगे। अगला एमएसपी भी घोषित कर दिया, अरे यो नरेंद्र मोदी 6,000 रुपए सीधे हमारे खाते देंगे। कोई आया था ऐसा? मनमोहन ने कभी 8वीं में बेची थी, उससे पहले किसी कांग्रेस की प्रधानमंत्री दी थी, बता दे राम बड़े कदे 8वीं। राहुल के बाबू का जो बयान था, मैं 1 रुपया बेचूं तो पूरा पैसे मिले। राजीव का बयान आपको याद होगा, लेकिन मोदी जब 2000 जाए तो 2000 आते हैं। मेरे फसलों की चिंता कर दी बीमा करके 5300 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा किसानों को मिल गया। बड़ौदा के इलाके में भी किसानों को फसलों का अच्छा मुआवजा मिला है। ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के पक्ष में खड़ी है। और अगली बात उन्होंने कही कि जब तक जीवन है हम ट्रस्टी हैं, जितने भी लोग किसान के घर के बच्चे बैठे हैं, एक काम